चलिए आ जाओ, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं फिर अभी के सेशन में, है ना। तब तक सर को आप मैसेज डाल दीजिए, तब तक सर का देखते हैं क्या आता है रिप्लाई। तब तक वैसे तो मेरे को बोले सर कि मैं आऊँगा दोपहर तक, अब देखते हैं क्या सीन होता है, नहीं तो देखेंगे क्या कंटिन्यू करना है। चलो अभी हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की, कि कैसे आंसर्स को लिखना है, कैसी सारी चीज़ें करना है, वो चीज़ों के रिगार्डिंग देखते हैं बढ़िया से। और एक एक क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन को ये करने हैं। लेकिन ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसी बहाने पूरा हो जाता है। फिर अब 3 चैप्टर्स इसके हो जाएंगे, 15 मार्क इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। भले क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे बट यूट्यूब पे हमारा कवर हो चुका है ऑलरेडी, रिविजन हो चुके हैं अपने, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स अभी उसके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, वैसे मैं अगर सही बात बताऊँ तो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स में एग्जाम का जो 1.5 दिन है ना, वो 1.5 दिन के अंदर जो मैं मैराथन लेने वाला था वो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स लेने वाला था इस बार, क्योंकि बाकी डिटेल जिसको रिविजन देखना है वो यूट्यूब से देख सकता है। उससे अच्छा 1.5 दिन में जितने प्रैक्टिस हो सके उतने क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। हाँ, तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इस बार सोचा कि पहले से मैं रिकॉर्ड भी करके रखूँगा, ताकि कुछ फाउंडेशन में तो बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेशन हुआ है फाउंडेशन में वैसे तो। चलिए आइए देखेंगे, डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट आर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गिवन एग्जांपल। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको रीड करते हुए देख लेते हैं एंड फिर जो केस बेस्ड होगा उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अनदर, किस चीज के लिए बेटा, फ्रॉम द लॉस कॉजिंग इन कंडक्ट बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो ऐसे केस के अंदर इसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे 2 पार्टीज होती है, तो ऐसे केस के अंदर एक पार्टी होती है इंडेमनीफायर, समझ रहे हैं, और दूसरी पार्टी जो होती है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोला जाता है उसको। तो ऐसे केस के अंदर 2 पार्टीज यहाँ पे आती है, और फिर एग्जाम्पल भी इन्होंने कोट कर दिया है, ये वाली बात है। स्टेट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, अगेन सिंपल चीज है कि इंडेमनिटी होल्डर के कौन से राइट्स है, डैमेजेस मांग सकता है, कॉस्ट मांग सकता है, और जो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसको जो भी पेमेंट लगा वो चीजें भी क्या मांगी जा सकती है। बिल्कुल सर, है ना। अब देखेंगे, अब एन्यूमरेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मीनिंग ऑफ गारंटी एंड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है, जो परफॉर्म नेसेसरी और मेड डिस्चार्ज लाइबिलिटी करने के लिए, किसी और व्यक्ति की लाइबिलिटी फुलफिल होने के लिए मैं जब गारंटी दूं तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला जाता है। इसमें 3 पार्टीज होती है, कौन सी श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, ऐसी 3 पार्टीज यहाँ पे आ जाती है। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो सेक्शन नंबर 130 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। आ जाइए, अब ये करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। अभी देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ तो क्या क्वेश्चन है, रीड करेंगे सभी लोग। संदीप गारंटीज फॉर गौरव इन द रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट फॉर देन अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख रुपए, फॉर विच शर्मा द सप्लायर में फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस टू गौरव फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई, यस। अब आफ्टर 1 मंथ संदीप रिवोक्स द गारंटी व्हेन शर्मा हैज सप्लाइड गुड्स फॉर 40,000, 40,000 के गुड्स ऑलरेडी दे चुके थे, उसके बाद रिवोक किया। रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड वेदर संदीप इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज टू शर्मा फॉर एनी सब्सिक्वेंट क्रेडिट सप्लाई। व्हाट विल बी योर आंसर इन केस द गौरव मेक्स डिफॉल्ट इन पेइंग बैक शर्मा द गुड्स ऑलरेडी सप्लाइड फॉर द 40,000 करके, ठीक है। तो अपने को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इसका आंसर लिखते हुए चलना है एकदम बढ़िया ढंग से। आ जाएंगे सभी के सभी लोग, आंसर नंबर 4 अभी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो आंसर नंबर 4, आप जब भी लॉ का आंसर लिखते हो ना, आपके 2 प्रकार के आपको सवाल पूछे जा सकते हैं लॉ के अंदर। एक बार मैं सभी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। लॉ के अंदर कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के सवाल हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, और दूसरे जो आते हैं ना बेटा, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको 2 ही चीजें लिखना है। एक तो सबसे पहला, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप यहाँ पे सेक्शन नंबर को कोट कर दीजिएगा, या दूसरा अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो ऐसे केस के अंदर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रोविजंस लिखेंगे। लेकिन अगर आपके प्रोविजंस याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर मार्क्स कट सकता है, ठीक है। प्रोविजन तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये सेम दोनों चीजें यहाँ पे भी आने वाली है क्या, बिल्कुल आने वाली है। अब उसके अलावा और क्या आएगा, उसके अलावा यहाँ पे आता है फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या आता है बोलो सभी लोग, फैक्ट्स ऑफ द केस। और आखिरी में क्या आता है, कंक्लूजन।
है ना, कंक्लूजन करके सबसे लास्ट में चीज़ें आ जाती है। तो ऐसे केस के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो जितने भी आप लॉ के आंसर्स लिखोगे ना, फिर से कहेंगे हम, जितने भी आपके लॉ के आंसर्स होंगे भाई साहब, ये क्या किससे इसमें होंगे, दो इसमें, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको सेक्शन नंबर और प्रोविजन लिखना होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन, मतलब वो दोनों चीज़ें तो लिखना ही है, उसके अलावा और चीज़ें डालना है। अब एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं चालू करता हूँ बढ़िया से लिखना। चलो पढ़ लिया सबने, आइए आ जाओ, अब लिखो यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज आ जाइए, आंसर नंबर, हम लोग आंसर नंबर 4। तो कभी भी जब भी आप आंसर लिखते हो ना, तो हमेशा अपने सेंटर में लिखना चाहिए आंसर नंबर, ठीक है। तो सेंटर में आप आंसर नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहली चीज आती है कौन सा, एक्ट एप्लीकेबल। एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन 130 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलिए दूसरी वाली चीज कौन सी रहेंगी यहाँ पे, प्रोविजन। पहला प्रोविजंस आपको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना, ठीक है, तब, ताकि देखो क्या होता है जब आप पॉइंट वाइज आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं ना, तो सामने वाले को आपके क्लैरिटी के बारे में पता चलता है कि आपको काफ़ी चीज़ें जम रही है। तो ऐसे कि इसके अंदर जितने ज़्यादा आप आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है। लिखिए प्रोविजन में सबसे पहला, अ स्पेसिफिक गारंटी कैनॉट बी रिवोक्ड by surety if liability has already been accrued, है ना। आप स्पेसिफिक गारंटी को क्या रिवोक कर सकते हो क्या, एक बार लाइबिलिटी आ गई तो नहीं कर सकते सर। दूसरी वाली चीज, फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन it can be बोलो revoked, it can be revoked। but surety is liable for all transactions which have incurred, बराबर है। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ केस केस क्या था, ये था अपना, देखो अब आप लिखेंगे संदीप गारंटीज फॉर गौरव टू शर्मा कॉमा द सप्लायर, उसके बाद फुल स्टॉप। आफ्टर वन मंथ संदीप रिवोक्स द गारंटी, आफ्टर 1 month संदीप रिवोक्स द गारंटी up to which Sharma has already supplied goods amounting to 40,000, up to which Sharma has already supplied the goods up to 40,000, up to कितना 40,000, ठीक है। बोलो चले आगे। डन है, आइए
अब लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन as per above fact and provision applicable to it, we conclude that above given information where Sandeep shall be liable for payment of 40,000 as such transaction was entered before revocation, बोलो रिवोकेशन है ना, ऐसी वाली चीज़ है, बोलो जमा है। चले आगे। नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना। चलो देखो, मैं अगर बात करूँ आपके साथ, सेक्शन नंबर कौन सा देखेंगे, 131 आ जाएंगे अभी। देखो अब मैं अगर बात करूँ तो ये कौन सा है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ के रिगार्डिंग है। इससे पहले वाला अपन ने कौन सा देखा, जहाँ पे वो जिंदा ही था लेकिन उसने कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब डेथ के बारे में बात की जा रही है। तो सुरेंद्र गारंटीज वीरेंद्र फॉर द ट्रांजैक्शन टू बी डन बिटवीन वीरेंद्र एंड जितेंद्र ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 21। वीरेंद्र ने सप्लाई किया गुड्स कितना, 30,000 ऑन 1/3/2021 एंड ऑफ 20,000 ऑन 3/3/2021 टू जितेंद्र ऑन 5/3/21। ओके, सुरेंद्र ओ माय गॉड डाइड इन द रोड एक्सीडेंट। अब ऑन 10 दिन बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ सुरेंद्र, वीरेंद्र सप्लाइड फर्दर गुड्स कितने का, 40,000 का। अब डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ वीरेंद्र ऑन ड्यू डेट, सुरेंद्र स्यूड लीगल हेयर्स टू पे कितना, 90,000, जबकि कितना मांग सकते हैं वो, 50,000 रुपए मांग सकते हैं क्या, 40,000 रुपए आफ्टर डेथ क्या वो मांग सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं मांग सकते। डिस्क्राइब वेदर द लीगल हेयर्स ऑफ द सुरेंद्र आर लायबल टू पे 90,000 टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लिखेंगे या रीड कर ले इसको अभी अपन ने देखा तो अभी रीड ही कर लेते हैं वाला, है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, द कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाती है बेटा, रिवोक हो जाती है बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी। तो जैसे ही श्योरिटी की डेथ होंगी, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। The estate of the deceased surety, however, is liable for those transaction which has already taken place during the lifetime of deceased। तो जो lifetime of the deceased में take place हुए, केवल और केवल उसके लिए वो liable रहने वाला है। अब surety's estate will not be liable for the transaction taken place after the death of surety, even if the creditor has no knowledge of the surety's death। अगर उसको पता भी नहीं होना बेटा तो भी क्या वो lapse हो जाता है क्या ट्रांजेक्शन, ऑब्वियस सी बात है सर। इन दिस क्वेश्चन सब क्या हुआ था, यहाँ पे 30,000, 20,000 और 40,000 हुए थे। अब सुरेंद्र तो डाइट, तो ऐसे केस के अंदर हम कितना रिकवर कर सकते हैं, देखो 50,000 रिकवर कर सकते हैं, बराबर है ना। तो वर्थ केवल और केवल कितने चीज के लिए, 50,000 के लिए। लेकिन सर बताइए, लीगल हेयर के पास अगर उसके पास जो एस्टेट आई है वो अगर एस्टेट कम की आई है, मतलब कम असेट मिले उसको, किससे, उसके जो भी मेन पर्सन होगा डिजीज है ना, तो डिजीज पर्सन के कम एस्टेट उसके पास आए, मान लो 40,000 के है तो 40,000 के लिए लायबल रहने वाला है, बराबर है ना। तो जितने के एस्टेट आए केवल और केवल उतनी की लाइबिलिटी, तो एस्टेट और लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, बराबर है। बोलो सभी लोग समझ रहे हैं क्या, है ना। चलिए आइए अब देखो सेक्शन नंबर 133।
रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर भी सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें अभी तो वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ए गिव्स टू एम अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 फॉर द फ्रूट्स टू बी सप्लाइड बाय एम टू एस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन क्रेडिट. Afterwards, S became embarrassed and without the knowledge of A, M and S contract that M shall continue to supply S with the fruits ready money and that payment shall be applied to the then existing debts between S and M. Examine the provision of Indian Contract Act and decide whether A is liable on this grounds करके. तो क्या A अब liable होने वाला है क्या? एक और बार क्वेश्चन को पढ़ो, इसको लिखना है हम लोगों को. राइटिंग प्रैक्टिस तो करते ही नहीं होंगे इंटर में, है ना? करते हैं क्या? ये वाली करते हैं ऐसे लिख के आंसर की, अच्छी बात है. नहीं तो इंटर में आने का अब क्या जरूरत है, बोले हो गया. हाँ, इंटर में नहीं करा सकते ना, क्या करेंगे? इंटर में कराया तो पता चला मेरा 2 सेकेंड ग्रुप तक मेरा लॉ चल रहा है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस कराओ, कुछ क्वेश्चन रीड कराओ. चलो आ जाओ फिर आंसर लिखते हैं. एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब पूरा लिखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दूसरा चलो प्रोविजंस. पहला variance made without the surety's consent, without surety's consent in terms of contract between principal debtor and creditor, discharges surety as to transaction subsequent to variance. क्या कहा मैंने? subsequent to, बोलो. चलिए आइए दूसरा. अब दूसरा क्या अपन ने तो पूरा ही प्रोविजन लिख दिए. लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस. M and S entered into new contract. M and S entered into new contract without knowledge of surety A, without knowledge of surety A, without knowledge of surety A. चले आ जाओ. अब लिखो कंक्लूजन. एज पर अबव फैक्ट एंड प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट, as per above fact and provision applicable to it, we conclude that A is not liable
on his guarantee for fruits supplied after new arrangement हो गया पक्का। चलो फिर उसके बाद हाँ ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब वो ये वेरिएशन से रिलेटेड ही रहने वाला है। ये क्या कि इन्होंने वेरिएशन किया आफ्टर द टर्म्स, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, इन्होंने वेरिएशन किया। ठीक है, देखिए मिस्टर चिंटू वाज अपॉइंटेड एज अ साइट मैनेजर ऑफ एबीसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी फॉर 2 years ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मंथली सैलरी 50,000 रुपये। Mr. Ganesh gave a surety in respect of Mr. Chintu's conduct. After 6 months of the company was not in a position to pay 50,000, तो Chintu because of financial constraint Chintu agreed with the lower salary of कितना 30,000 रुपये from the company. This was not communicated to Mr. Ganesh. 3 months after it was discovered that Chintu has been doing fraud since at the time of his appointment. What is the liability of Ganesh during whole ये चिंटू केस में? मुझे एक बात बताइए, जब से ये टर्म चेंज हुआ है तब तक उसके बाद लाइबिलिटी नहीं रहेंगी, लेकिन जब तक टर्म चेंज नहीं हुए थे क्या तब तक की फ्रॉड के कारण लाइबिलिटी आने वाली है क्या? जो चिंटू फ्रॉड कर रहा है और जब तक फ्रॉड के वो जो चेंज हुए टर्म्स, वेरिएंस इन टर्म जब से हुए उसके बाद की लाइबिलिटी नहीं आती है, लेकिन वेरिएंस जब तक हुए तब तक की लाइबिलिटी जरूर से आती है। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? चलिए आइए देखो सेक्शन नंबर 133 क्या कहता है? इफ क्रेडिटर मेक्स अ वेरिएंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, ठीक है, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू ऑल ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द चेंज। तो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए नॉट लायबल। अब इन इंस्टेंट केस मिस्टर गणेश लायबल टू द श्योरिटी सफर्ड बाय एबीसी ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय मिस्टर चिंटू ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months बट नॉट आफ्टर द अप्रोप्रिएशन मेड इन द रिडक्शन ऑफ सैलरी। तो पहले 6 months के लिए लायबल, उसके बाद के लिए नॉट लायबल। Hence, Mr. Ganesh will be liable to surety to act for Mr. Chintu before in the change in the terms of contract, that is during the first 6 months. Variation in the terms of the contract without consent of Mr. Ganesh will discharge Mr. Ganesh from all the liability towards the act of Mr. Chintu after such variation. तो ऐसे वेरिएशन होने के बाद भैया कोई भी लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? नहीं। उससे पहले रहने वाली है क्या? हाँ, उससे पहले रहने वाली है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज है क्वेश्चन नंबर 8, वाई एडवांसेज जेड अ लोन ऑफ कितना 10,000। ये मेरे हिसाब से वही रहने वाला है यार, चेंज किए वेरी किए, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन से। तो हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले चीज के ऊपर। आ जाओ सेक्शन 134, रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब क्या कि गारंटी कब रिवोक हो जाती है? जब प्रिंसिपल बाय रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल। तो जब आप रिलीज या डिस्चार्ज करते हो प्रिंसिपल डेटर को तो हम लोग कहते हैं हमारी गारंटी रिवोक हो जाती है करके, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे, a contract with a B for a fixed price to construct a house for a B with a stipulated time. B would supply the necessary material to be used in the supply of construction. C guarantees A's performance. B did not supply the material as per the agreement. इस यहाँ पे क्या लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज होने वाला है? हाँ, क्योंकि भैया समझिए मेरा परफॉर्मेंस सामने वाले के फुलफिलमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड गारंटी भी दी जा रही है ना मेरे से रिलेटेड। तो मैं क्या कहूँगा, जब तक सामने वाला व्यक्ति अच्छे से कंडीशंस को बनाता नहीं है या वो कंडीशंस को मनवाता नहीं है तब तक क्या यहाँ पे लाइबिलिटी इन्वोक होने वाली है क्या? नहीं सर। मतलब तब तक श्योरिटी की लाइबिलिटी आने वाली है क्या? नहीं सर, वो नहीं आने वाली है। कैसे आएंगी? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, मटेरियल सप्लाई नहीं किया ना। सुनो देखो, बी अच्छा घर बनाएगा ऐसा ए को बोला गया, ऐसा सी गारंटी दे रहा है बी के बिहाफ में, लेकिन ए ने उसको क्या देना है? मटेरियल सप्लाई करना है। अब अगर ए मटेरियल सप्लाई ना करे तो बी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, तो क्या सी भी डिस्चार्ज हो जाएगा? समझ रहे? आ जाइए देखो, according to 134 the surety is discharged okay by any contract between creditor and principal debtor by which principal debtor is released or by an act या omission of creditor the legal consequences of which is discharge of principal debtor करके। in the given case B did not supply the necessary material as per the agreement, hence C is discharged from his liability। क्या आप इस बात को समझ गए? बोलो बोलो, है ना? आइए अब सेक्शन नंबर 136 के ऊपर चलेंगे।
श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट इज मेड विद अ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। अब थर्ड पर्सन के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ, हाँ समझना सर, क्रेडिटर के साथ अगर एग्रीमेंट होता तो वो डिस्चार्ज हो जाता श्योरिटी, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ हो रहा है तो डिस्चार्ज नहीं होता है फिर, ठीक है। आइए देखो, सी होल्डर ऑफ द ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज अ श्योरिटी फॉर बी एक्सेप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स विद एक्स टू गिव टाइम टू बी इज श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। इसको पढ़ो, मैं लिखवाऊंगा, इसको पढ़ लो एक बार, इसको, ये इंपॉर्टेंट है। देखो धनार्दन पूछा गया है, आधे लोगों को क्वेश्चन पढ़ने को समझने में समय लगता है, होता है कभी बार, क्योंकि उसके लैंग्वेज ही वैसी रहती है, बहुत डिफिकल्ट आ जाती है, आड़ा टेढ़ा घुमा के लिखते हैं जानबूझ के लोग। हो गया, चलो चालू करें क्या? अच्छा, आंसर 12, आंसर 12। एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन 136 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। provision where contract to give time to principal debtor is made by creditor with third person and not with principal debtor and not with principal debtor, surety is not discharged, surety is not, बोलो, discharged। अब देखो कंक्लूजन लिखने का एक और तरीका, ठीक है, जहाँ पे आप फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन को मिक्स कर दो, ठीक है। आइए लिखो, इन गिवन क्वेश्चन द कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम, इन given question contract to give time, in given question contract to give time to principal debtor is made by creditor, to principal debtor is made by creditor with X, who is third person, hence A is discharged, नहीं, A is not discharged, बराबर। चलिए आइए, चलो नेक्स्ट वाली चीज ध्यान दो, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी करके, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, श्योरिटी का राइट इन बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी पड़ी है, देखो समझो बात को, ध्यान दो, राइट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, क्रेडिटर की जो सिक्योरिटी है किसके पास हो सकती है, प्रिंसिपल डेटर के पास। अब अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर को पूरा पैसा दे दिया तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं वो जो बेनिफिट है वो अब किसको मिलना चाहिए,
श्योरिटी को मिलना चाहिए, बराबर ना। अब श्योरिटी विल टेक प्लेस एज अ स्टैंड, जैसे उसने प्रिंसिपल डेटर को पैसा पे कर दिया है और वो उसको इससे वसूल करना है करके पूरा पैसा, ठीक है। चलिए आइए देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, आ जाओ। सी एडवांसेस बी 2 लाख, सी ने एडवांस दिया बेटा बी को कितने का, 2 लाख रुपए का, और गारंटी किसने दिया है इसको, गारंटी ए ने दिया है, ठीक है। सी हैज ऑल्सो टेकन द फर्दर सिक्योरिटी ऑन द सेम बोरोइंग बाय मॉर्गेज ऑफ द बीज फर्नीचर, सी हैज ऑल्सो टेकन फर्दर सिक्योरिटी, सी ने सिक्योरिटी लिया बी के फर्नीचर के, ठीक है। हाँ अब देखो विदाउट नॉलेज ऑफ ए, सी कैंसल्स द मॉर्गेज, सी मॉर्गेज को कैंसिल करता है, आफ्टर 6 मंथ्स बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड बी इंसॉल्वेंट व्हेन सी सूज ए फॉर द गारंटी, डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ ए इफ द मार्केटेबल वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज कितना, 80,000 रुपए अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 80,000 का बेटा क्या है यहाँ पे, फर्नीचर की वैल्यू है। तो ऐसे केस के अंदर आप बताइए क्या क्या राइट यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर मैं आंसर को लिखवाऊंगा। हो गया, चलो आओ। आंसर नंबर 13, पहला प्रोविजन, सेक्शन नंबर 141 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा सॉरी एक्ट एप्लीकेबल, दूसरा प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन पहला लिखिए, पहला इसके अंदर श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट, अश्योरिटी is entitled to benefit, is entitled to benefit of every security, of every security. A surety is entitled to benefit of every security which creditor has against, which creditor has against, has बोलो against principal debtor at time when contract of suretyship, at time when contract of suretyship is entered, is whether surety knows, whether surety knows about existence of such security or not. बराबर। सेकेंड, if creditor loses or without consent of surety parts with such security, the surety is discharged. The surety is discharged to extent of value of security, to extent of value of security। क्या आप इस बात को समझ गए? बोलो फटाफट। उसके बाद देखो अब लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। सी एडवांसेस 2 लाख रुपीस on guarantee of A। सी ने एडवांस किया क्या, 2 लाख रुपए, गारंटी किसकी दिया, ए की, है ना।
उसके बाद सी हैज़ ऑल्सो टेकन अ फर्दर सिक्योरिटी ऑफ रुपीस कितना 2 लाख बाय मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर विदाउट नॉलेज ऑफ ए बराबर। अब उसके बाद सी कैंसल्स मॉर्गेज बी becomes insolvent and C sues on guarantee. अब लिखो कंक्लूजन A is discharged from liability to the amount of value of furniture that is 80,000 and is liable for balance of 1,20,000। चलो हो गया। तो आपको ऐसे आंसर प्रेजेंट करते हुए चलना है। आदत होनी चाहिए आंसर लिखने की, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो सेक्शन 143 गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट क्या हो जाता है? इनवैलिड। कंसीलमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आप छुपा के गारंटी को ऑब्टेन करते हो तो ऐसे केस के अंदर वो गारंटी ही इनवैलिड मानी जाती है। मयंक एंगेजेस बबलू एज अ क्लार्क टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम हिम but Bablu fails on the account of some of the receipts and Mayank is consequence call upon him to furnish security for his duly accounting. Amrit gives this guarantee for Bablu's duly accounting. Mayank does not acquaint Amrit with Bablu's previous conduct. Bablu is afterward makes default. क्या लाइट ऑफ प्रोविजंस के अंदर बताइए गारंटी इनवैलिड रहने वाली है क्या? बताइए मुझे जल्दी से। नहीं सर, क्योंकि आपने कंसील करके चीज़ों को छुपा के आपने अगर बताया होता कि पहले बबलू ने बहुत झोल किया है तो ऐसे केस के अंदर के सामने वाला व्यक्ति गारंटी देता था क्या? नहीं सर, नहीं देता था। ठीक है, चलिए देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू द मटेरियल सर्कमस्टांसेस, ये क्या हो जाता है बेटा? इनवैलिड हो जाता है। In the given question, Mayank does not acquaint Amrit with Bablu's previous conduct, thus guarantee क्या मानी जाती है यहाँ पे? इनवैलिड मानी जाती है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? बोलो जल्दी से। यस सर। अब देखिए सेक्शन नंबर 146 के बारे में बात करेंगे। को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। क्या बोला यहाँ पे? जो को श्योरिटीज होती है ना, दे विल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। मतलब अगर एक से ज्यादा श्योरिटीज यहाँ पे आ गए तो हम लोग इक्वल पैसा यहाँ पे बोलेंगे, तुम दोनों इक्वल पैसा लाओ। जैसे देखो मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, अमाउंट कितना था यहाँ पे? 5 लाख रुपए। He asked Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the surety of A, B and N without the contract between them in case of the default in repayment of money by D to K. D makes default in the payment. B refused to contribute. Examine whether B can escape liability under Indian Contract Act 1872. मुझे बताइए क्या वो यहाँ पे escape कर सकते हैं क्या? एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो फिर हमारा ये खत्म हो जाता है गारंटी और बेलमेंट वाली, मतलब गारंटी वाली चीज़ खत्म हो जाती है। हाँ सेवरली और जॉइंटली लायबल हो जाएंगे वो इक्वल इसमें। तो उतना पे करना पड़ेगा, फिर उतना पे करना, जितना कोड बोलेगा उतना।
कोर्ट सुप्रीम आ जाता है। कोई आया क्या? नहीं, ठीक है, चलिए आइए, चले आगे, आंसर देखना है। देखो, equality of burden is a basis of co-suretyship. It is contained in section number 146, which states that two or more persons are co-sureties for the same debt. The duty or either jointly or severally, whether the same or different contracts or with or without knowledge of each other. The co-surety in the absence of any contract to contrary क्या हो जाते हैं ये? Liable as between themselves to pay each equal shares of the whole debt of the part of which remains unpaid by the principal debtor. तो प्रिंसिपल डेटर से जितना भी अनपेड पार्ट है उतने के लिए क्या लायबल हो जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लायबल हो जाता है सर। अब देखिए मिसलेनियस के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऊपर के या दो से ज़्यादा सेक्शंस जिसके अंदर आ जाते हैं ना, तो उसको मिसलेनियस की कैटेगरी के अंदर हमने डाल दे रखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, राहुल इज द ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। प्रियंका रीच द शॉप टू परचेस एन एयर कंडीशनर हुज कंप्रेसर शुड बी ऑफ कॉपर। ठीक है, कंप्रेसर क्या होना चाहिए बेटा? कॉपर का होना चाहिए। As a Priyanka wanted to purchase air conditioner on credit, Rahul demanded the guarantor for such transaction. Mr. Arvind, a friend of Priyanka, came forward और उसने क्या दिया? गारंटी दिया for the air conditioner. Rahul sold air conditioner of a particular brand, misrepresenting that it was made of a copper, but it was of a aluminium. ठीक है, Neither Priyanka nor Arvind had a knowledge of the fact of the aluminium of being aware. Priyanka denied for the payment of the price to Rahul करके। ठीक है, ओके। Rahul filed the suit against Mr. Arvind. Explain with reference to Indian Contract Act। क्या अरविंद यहाँ पे लाइबल होने वाले हैं क्या? उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। क्या अरविंद लाइबल होने वाले हैं क्या सर? नहीं होने वाले। चलिए ये आंसर को लिखेंगे, बहुत प्यारा आरटीपी के अंदर सवाल दिया गया, आपके एग्जाम में पूछेंगे। आओ, आंसर 16 सबसे पहला क्या आता है? एक्ट, उसके बाद दूसरा प्रोविजन, प्रोविजन। चालू करें, देखो where guarantee has been obtained, where guarantee has been obtained by means of misrepresentation made by creditor concerning material part of transaction, concerning material part of transaction, comma, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। बराबर है, मटेरियल पार्ट को छुपाओगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड वाले केस में लिखिए, फर्दर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134 लिखो, श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड, श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor, by which principal debtor is released, or by
any act or omission, by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is discharge of principal debtor. डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल मतलब उससे प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसी वाली बात है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो बाद में होता है तो ऐसे केस के अंदर प्रिंसिपल जो मेन है वो डिस्चार्ज यहाँ पे मान लिया जाता है। अब देखो चलो कंक्लूजन करेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ मर्ज करके कंक्लूजन करेंगे जो अपन कर रहे हैं ना। फैक्ट्स ऑफ द केस को आप अलग से बता दो और फिर कंक्लूजन करो, या दोनों को मिला के एक कंक्लूजन करो, दोनों भी चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। लिखो यहाँ पे इन गिवन क्वेश्चन, इन गिवन क्वेश्चन प्रियंका wants to purchase AC, Priyanka wants to purchase AC whose compressor should be of copper, whose compressor should be of copper, whose compressor should be of copper, on credit from Rahul, on credit from राहुल। ठीक है, मिस्टर अरविंद gave guarantee, Mr. Arvind gave guarantee it was turned out that Rahul sold aluminium compressor which is misrepresentation, which is misrepresentation which is misrepresentation which will lead to discharge of Mr. Arvind from liability, from बोलो liability। चलिए हो गया पक्का? चलिए आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन आएगा अब? हाँ 17। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एकदम सिंपल है, डायरेक्ट सवाल है। अब देखिए सत्या इज गिवन यहाँ पे क्या, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट अमाउंटिंग टू 25,000 पर मंथ टू तुषार। Amit became surety for the payment of rent by Tushar. Subsequently, without Amit's consent, Tushar agreed to pay higher rent to Satya. After few months, Tushar defaulted in paying rent। और यहाँ पे वो पूछना चाहता है कि क्या वो विड्रॉ कर सकता है क्या, मतलब क्या वो यहाँ पे पे करना होगा श्योरिटी को? नहीं सर, हमने क्या कर दिए, वेरिएंस कर दिए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर वेरिएंस हो जाते हैं तो उसके बाद के सारे चीज़ों के लिए क्या लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? नहीं सर, लाइबिलिटी नहीं रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19। Mr. CB was invited to the guarantee as an employee of Mr. BD, who was previously dismissed for the honesty of the same employer. This fact was not told by Mr. CB. Later on, employee embezzled the funds और Mr. C is liable for financial loss। या sure, क्या वो liable होने वाला है क्या? नहीं। आपने material information छुपाया तो ऐसी चीज़ के लिए क्या उसकी liability रहने वाली है? नहीं सर, नहीं रहने वाली है। दूसरा देखिए, Mr. X gave a loan to Mr. Y on the security for 4 properties। ठीक है, Mr. A gave
guarantee against the loan. Actually, Mr. X gave a loan of a smaller amount on the security of 3 properties. Whether the Mr. A is liable for the surety for a repay of loan करके क्या वो liable होने वाले बताइए? नहीं सर, ये भी वेरिएंस हो चुका है. अब वेरिएंस हो चुका है तो ऐसे केस के अंदर अब लाइबिलिटी फिर से नहीं आने वाली है. हमने एक चीज़ देखा कि वेरिएंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं ये वाले चैप्टर में से, है ना. तो वेरिएंस टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है. लिख के रख दो कहीं पे. अब ये डिफरेंस पढ़ लो एक बार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, तो इससे पूरा ओवरव्यू आ जाता है कि क्या क्या है. चले, हो गया, कोई दिक्कत किसी को? आइए अब देखो क्वेश्चन नंबर 21. अल्फा मोटर्स agreed to sell the bike to Ashok under the hire purchase agreement on guarantee of Abhishek. The terms were hire purchase price कितना था 96,000 payable in 24 monthly installments of 8,000 each. ठीक है, ठीक है. Ownership has been transferred on the payment of last installment. State whether Abhishek is discharged in the alternative cases. Ashok paid the 12 installment but failed to pay the last 2 installments. Alpha Motor sued Abhishek for the payment of the arrears and Abhishek paid these 2 installments. ठीक है, that is 13th and 14th. Abhishek then gave the notice to Alpha Motor to revoke the guarantee of remaining चीज़ें. तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 24 के लिए 12 के लिए किया 2 फिर और बचे हुए के लिए रिवोक कर दो करके ऐसा बोला जा सकता है क्या? बताइए मुझे जल्दी से. नहीं सर, ऐसी चीज़ें वो नहीं कर सकता है, ऐसी वाली बात है. पूरा पेमेंट उसे करना होगा जितने के लिए भी उसने गारंटी दिया था. ठीक है, अब उसके बाद अब 15 अब अभिषेक डाइड ड्यू टू कोविड-19. तो ऐसे केस में अब अगर वो डेथ ही हो जाती है तो बाद के ट्रांजेक्शन्स के लिए फिर यहाँ पे रिवोकेशंस खत्म हो जाते हैं. लेकिन उसके श्योरिटी का जो एस्टेट है क्या वो लायबल रहेंगे क्या? बिल्कुल, जितने एस्टेट है उतनी लायबिलिटी रहने वाली है. ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना कौन सा होता है, यूनिट 1 अपना कंप्लीट होता है. ठीक है, चलो आओ. चलो आ जाओ, देखते हैं अभी यूनिट 2 से रिगार्डिंग चर्चा करेंगे. बेलमेंट एंड प्लेज के रिगार्डिंग बात करेंगे. भी आ जाइए फटाफट, बेलमेंट एंड प्लेज के क्वेश्चंस देखते हुए चलते हैं. देखो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, सबसे पहला सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बेलमेंट. तो कौन से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बेलमेंट है? तो 2 प्रकार की चीज़ें हैं सर, ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट. अब ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ चार्ज बेलमेंट. समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा बेलमेंट जो फ्री ऑफ चार्ज किया जाए करके उसे बेलमेंट बोला जाता है. और दूसरी वाली चीज़ कौन सी है? जहाँ पे दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है, उस चीज़ को नॉन ग्रैटिट्यूअस और विदाउट कंसिडरेशन बेसिकली जो चीज़ हो वो नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट
बेलमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। स्टेट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब कौन से असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के? तो हम लोग सर यहाँ पे कहते हैं सबसे पहला क्या होना चाहिए, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तीसरी वाली चीज रिटर्न ऑफ गुड्स इन स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेलमेंट में आप गुड्स को रिटर्न करते हो कि नहीं करते हो, ऑब्वियस सी बात है सर करना ही है यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ओनरशिप ऑफ गुड्स। क्या ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होती है? नहीं सर, बेलर यहाँ पे कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स हैंड ओवर करता है, वो पर्पस होने के बाद वो गुड्स को वापस ले लेता है। तो मैं कहूंगा पोजेशन ट्रांसफर होता है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। अब प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। तो सर मूवेबल गुड्स की प्रॉपर्टी पूरी पूरी हो तो ज्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एंड बेलमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्या ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, वी पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप द कीज विथ हिमसेल्फ। तो क्या ये बेलमेंट होने वाला है? नहीं सर, ओनरशिप, अरे पोजेशन होना चाहिए ना, ये डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव दोनों में से कोई भी डिलीवरी हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों ने क्या कहा, ये क्या हुआ बेटा यहाँ पे बताइए जल्दी से। सर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं हुआ है ना। आइए उसके बाद, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज। अगर कस्टम अथॉरिटीज ने गुड्स को सीज करके रख लिया है तो ये अपने आप में बेलमेंट होता है। ठीक है, आइए सेक्शन, हाँ क्या, वैले पार्किंग के केस में अगर आपने दिया तो वो बेलमेंट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने गुड्स को हैंड ओवर किया है यहाँ पे। हाँ, कीज का हैंड ओवर करना, डिलीवरी होना चाहिए गुड्स की। जैसे बैंक के अंदर लॉकर रखते हो लेकिन बैंक की चाबी आपके पास है लॉकर की, तो ऐसे केस में वो बिलमेंट थोड़ी हुआ फिर, है ना, ऐसी वाली बात आती है। चलिए आइए सेक्शन 149 कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मिसेज ए deliver her silver jewelry to Mr. Y, a goldsmith, for the purpose of making new silver ball out of it. Every evening she used to receive the unfinished good silver ball to put it into the keep at a box of Mr. Y's shop. She kept the key of that box with herself. One night the silver ball was stolen out of that box. तो पोजेशन ऑफ द गुड्स एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव डिलीवर्ड हुआ, कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नॉट। तो क्या हम लोग इसे बेलमेंट कहते हैं या नहीं कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे बेलमेंट होगा क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि उसने चाबी किसके पास रखे, अपने पास रखी, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं हुआ और बेलमेंट के लिए डिलीवरी जरूरी है। तो सेक्शन नंबर 148 के साथ रीड किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो चलो इसको लिखना है क्या, आ जाइए, पूछा भी काफी बार गया है, चलिए लिखते हैं इसको। अच्छा, अब लिखेंगे कौन सा है इसमें, आंसर नंबर 4। देखो आंसर नंबर 4, सेक्शन 148 एंड 149 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रोविजन पहला, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय one person to another, by one person to another for some purpose, upon a contract that they shall when purpose is accomplished be return or
otherwise dispose as per directions delivering them. ठीक है. second delivery to the bailey may be made by doing anything delivery to the bailey may be made by doing anything which has effect of putting goods in possession of intended bailey, which has effect of putting goods in possession of intended bailey. लिखो, delivery is necessary to constitute bailment. अब लिखो कंक्लूजन. mere keeping of box at Y's shop when Mrs. A herself took the key देखो, does not amount to delivery, therefore it is not bailment. Mere keeping of box at Y's shop which Mrs. A herself took the key does not amount to delivery, therefore it is not bailment. Hence Mrs. A cannot recover amount. चले, आ जाओ. उसके बाद देखो, ये सेक्शन 149 हुआ. अब यहाँ पे 5th वाला देखिए. मिसेस शिवानी यहाँ पे क्या कर रहा है? डिलीवर्ड हर ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी. ठीक है, ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी. आइए ध्यान दीजिए. टू मिस्टर वाई अ गोल्ड स्मिथ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एंकलेट आउट ऑफ इट करके. आइए. Every evening she used to receive the unfinished goods anklet to put it into the box kept at Mr. Y's shop. She kept the key of that box with herself. One night the anklet was stolen from that box. Is this a contract of bailment करके. मुझे बताइए, क्या ये contract of bailment होने वाला है? नहीं सर, ये contract of bailment नहीं रहने वाला है. ये contract of bailment क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि obvious सी बात है कि यहाँ पे कीज उसके पास है. तो सिमिलर बिल्कुल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता हुआ. अब सेक्शन नंबर 150 के ऊपर आएंगे. बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन द गुड्स बेल्ड. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बेलर की क्या क्या ड्यूटी है, जो भी वो गुड्स को दे रहा है ना. जैसे देखो यार, अगर मान लीजिए मेरे पास
कार है, मैं उसको जूम कार के ऊपर लेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे केस के अंदर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि क्या, कि उसके अंदर के फॉल्ट्स के बारे में मैं सामने वाले को बताऊँ। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रमेश हायर्स अ कैरेज ऑफ सुरेश एंड एग्रीज टू पे ₹1500 एज अ हायर चार्जेस। ठीक है, ओके। दिस कैरेज इज अनसेफ दो सुरेश इज अनअवेयर ऑफ इट। सुरेश को पता नहीं है, लेकिन वो क्या है बेटा, अनअवेयर, मतलब ही इज अनअवेयर ऑफ इट। ठीक है, पर उसने 1500 रुपए किया, मतलब मैं अगर बात करूं तो उसने कौन सा दिया, नॉन वॉलेंट्री हुआ कि वॉलेंट्री हुआ, नॉन वॉलेंट्री हुआ। अब तो ऐसे केस के अंदर आपको पता हो या नहीं पता हो, क्या आप सामने वाले से डैमेजेस ले सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। रमेश इज इंजर्ड एंड क्लेम्स कंपनसेशन फॉर इंजरीज सफर्ड बाय हिम, सुरेश रिफ्यूजेस टू पे, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ सुरेश करके। देखिए यहाँ पे problems asked in the question is based on the Indian Contract Act contained in section 150. This section provides that if goods are bailed for the hire, the bailer is responsible for such damage. तो bailor क्या होगा, responsible होगा ऐसे damage के लिए। Whether he was or was not aware of the existence of such fault, तो फर्क नहीं पड़ता कि उसको ये फॉल्ट्स के बारे में पता है या उसे इस फॉल्ट्स के बारे में नहीं पता है। हम लोग क्या कहेंगे, क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है? क्या बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है। अकॉर्डिंगली अप्लाइंग टू द अबव प्रोविजंस इन द गिवन केस, सच सुरेश इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट रमेश फॉर इंजरी सस्टेन इवन इफ ही वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो भले उसे पता हो या नहीं पता हो, अगर सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए क्या हम लोग पैसा मांग सकते हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल मांग सकते हैं। ऐसी वाली बात यहाँ पे आ गई है। अब सेक्शन नंबर 151 एंड 152 टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स एंड बेल्ड करके। ठीक है, अब आप जो भी यहाँ पे गुड्स को बेलर को दे रहे हो या बेलर बेली को दे रहा है, तो उसने क्या करना चाहिए, रीजनेबल केयर करना चाहिए गुड्स की, मतलब उसने ध्यानपूर्वक गुड्स को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, देखो, एशलेस बेल्स हिज ज्वेलरी विद अ बान विद अ कंडीशन टू सेफगार्ड इन द बैंक सेफ लॉकर। However, Ban keeps it in a safe locker at his residence, where he usually keeps it his own jewelry. After a month, अब देखो उसने क्या बोला, बैंक्स के सेफ लॉकर में रखने बोला, और इसने क्या किया, खुद के ज्वेलरी जहाँ पे रहती है वहां पे रख दिया उसको। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, अब आफ्टर अ मंथ ऑल ज्वेलरी वॉज लॉस्ट इन द रिलीजियस राइट्स। अब रिलीजियस राइट्स होते हैं, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ऐसे केस के अंदर पूरी चीजें जो है ना बेटा यहाँ पे चोरी हो जाती है। कौन से? ज्वेलरी यहाँ पे चोरी हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब एशलेस फाइल्स द सूट अगेंस्ट द बान फॉर रिकवरी। अब वो रिकवरी के लिए कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या वो सक्सीड हो जाएगा? हाँ, वो सक्सीड होगा, क्योंकि उसने क्या बोला था, बैंक के लॉकर में रखो, इसने खुद के घर के लॉकर में रखा। तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे लाइबिलिटी आने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, चलिए देख लीजिए फटाफट एक बार गो थ्रू करो। हेलो, हाँ, जी जी जी, हाँ, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, कर लीजिए। कितने बजे का है? हाँ, बराबर, ठीक है ना, चल जाना। हाँ हाँ हाँ, चल जाना है ना, चल, ठीक है, कर दीजिए, चलो। क्या? हाँ, 840, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वही से है ना, जगह वही है ना? चलिए, हो गया, उधर किया आपने, अगला देखिए। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखेंगे, नो अथराइज यूज ऑफ गुड्स करके। Amit lends the horse to Bimal for his own riding only. However, Bimal allows Chinku, a member of his family, to ride the horse. Chinku rides the horse with a care, but horse falls and is injured.
एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनालाइज द लाइबिलिटी ऑफ बिमल इन द गिवन सिचुएशन। तो आपको क्या करना है, बिमल की लाइबिलिटी को यहाँ पे देखना है, क्या उसकी आने वाली है, यस। वो लाइबिलिटी वो टॉर्च नहीं होता है क्या सिविल लाइबिलिटी करके, वैसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ द बेली मेक्स यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, वो कंडीशंस ऑफ बेलमेंट के अनुसार नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर इज लायबल टू मेक द कंपनसेशन टू द बेलर फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम ड्यूरिंग सच कोर्स ऑफ ड्यूटीज करके। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो भी डैमेजेस या जो भी चीज के लिए वो लायबल होता है ना, वैसे चीज के लिए वो लायबल रहने वाला है। क्या आप इस बात को समझ गए? यस सर। आइए, तो हेंस बिमल इज लायबल टू मेक कंपनसेशन। तो क्या मुझे कंपनसेशन देना होगा क्या यहाँ पे? हाँ सर, कंपनसेशन देना ही होगा हमें, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे कौन सा है, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बेल। अगर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बेलमेंट किया जा रहा है तो क्या लाइबिलिटी होने वाली है, तो लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड बेल। तो देखो सेक्शन 154 कहता है कि बेली अगर अनऑथराइज्ड यूज का मेंटेन करता है तो इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू बेलर फॉर एनी डैमेज। कोई भी नुकसान अगर होता है ऐसे केस में तो बेली ने क्या करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। किसे? बेलर को कंपनसेशन देना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 157 के बारे में बात करेंगे, मिक्सिंग ऑफ इनसेपरेबल गुड्स विदाउट कंसेंट। अब आपने क्या किया, ऐसे गुड्स जो सेपरेबल नहीं हो सकते हैं यार, जैसे दाल चावल को मिक्स कर दिया, अब क्या एक एक दाने को अलग करेंगे क्या हम लोग, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर अब अपन ने ऐसे इनसेपरेबल गुड्स को अगर मिक्स किया तो क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अमर बेल्ड 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू श्रीजीत, ठीक है, who owned a kirana shop, promising to give 200 at the time of taking back the bail goods. Srijit's employee unaware mixed क्या 50 kg of sugar belonging to Amar with sugar within the shop, packed it for the sale with the Srijit was away. This came to the light only when the Amar came asking for the sugar he bailed with Srijit, as the price of the specific quantity of sugar was trebled. What is the remedy available to the Amar under the Indian Contract Act 1872? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भैया कौन सी लाइबिलिटी यहाँ पे आ सकती है, तो बताइए मुझे। क्या बोला गया यहाँ पे, कंपनसेशन देना होगा। देखो यार, अगर गुड सेपरेट हो सकते थे तो सेपरेट करने का खर्चा, नहीं हो सकते तो कंपनसेशन आपको देना होगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे रहती है। एक बार पढ़ लो इसको 157 को, ये भी आसान है। डन है, चलो 161 देखेंगे, रिटर्न ऑफ गुड्स। राज गिव्स हिज अम्ब्रेला टू मनोज ड्यूरिंग रेनी सीजन्स टू बी यूज्ड फॉर 2 days ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मनोज कीप्स द अम्ब्रेला फॉर अ वीक। While going to the Raj house to the return the umbrella, Manoj accidentally slips and umbrella is badly damaged। और umbrella यहाँ पे क्या होगी, badly damage होगी। अब taking into, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। अब taking into the provisions of the Indian Contract Act 1872, who will bear the loss and why करके, तो ऐसे केस के अंदर कौन लॉस को बेयर करेगा और कितना बेयर करेगा या क्यों करेगा उस रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे आंसर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। तो बेलर्स के डायरेक्शन के हिसाब से इनको रिटर्न करना होगा। गुड्स द बेल्ड विदाउट डिमांड, तो विदाउट डिमांड, ठीक है, एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस फॉर विच दे वर बेल्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड करके। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जिस काम के लिए या समय अगर खत्म हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर उससे पहले अपने को क्या करना होगा, गुड्स को आपको वापस करना होगा। इफ बाय डिफॉल्ट द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न, अगर यहाँ पे गुड्स रिटर्न नहीं हुए बेटा, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन होता है तो उसका क्या भरपाई सामने वाले को देना होगा क्या, अरे बिल्कुल बिल्कुल देना होगा। इन इंस्टेंट केस मनोज हैव टू बेयर द लॉस फॉर द फेल रिटर्न, तो ऐसे केस के अंदर ऑब्वियस सी बात है जो डिले हो रहा है उसके कारण नुकसान हुआ अम्ब्रेला को, और क्या उसको यहाँ पे देना होगा क्या नुकसान, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल उसको नुकसान देना पड़ने वाला है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे, बोलिए जल्दी से मुझे, है ना। चलिए अब सेक्शन नंबर 163 के ऊपर चलेंगे।
करेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। रिटर्न फॉर एक्रीशन फ्रॉम द रिटर्न एंड एक्रीशन, मतलब मुझे बताइए अगर मैंने गुड्स बेलर को दिया और गुड्स में कुछ एडिशन हुआ है तो ऐसे केस के अंदर क्या यहाँ पे बेलर को वो भी मिल जाएगा क्या? हाँ सर, मतलब बेलर ने जब बेली को गुड्स दिया और बेली में एक्रीशन हुआ वो गुड्स में, तो गुड्स एक्रीशन के साथ रिटर्न किया जाता है किसको? बेलर को, राइट हो? यस, देखो Mega lends a sum of 20,000 to Bhim on a security of 2 shares of the Prema Limited on 1st April 2019. On 15th of June 2019, the company issued 2 bonus shares. Bhim returns the loan amount to 20,000 with interest, but Mega returns only 2 shares which were pledged and refused to give 2 bonus shares. चलने वाला है क्या ऐसा? नहीं सर, बोनस शेयर्स को भी क्या देना होगा क्या? हाँ, बोनस शेयर्स को भी देना होगा। रीड करो एक बार। चलो हो गया, आइए अब देखो। मिस्टर स्टीफन ओन्स अ चिकन फार्म नियर गुड़गांव वेयर ही ब्रीड्स देम एंड सेल द एग्स एंड लाइव चिकन टू द रिटेल शॉप्स इन गुड़गांव। मिस्टर फ्लेमिंग also owns a similar firm near Gurgaon doing same business. Mr. Fleming had to go back to his native place in Australia for 1 year. He needed a money for travel, so he pledged his firm to Mr. Stephen for 1 year and received a deposit of कितना 25 lakh and went away. At that point of time, the stock of live birds were कितना 1 lakh and eggs were कितना 10,000. The condition was that the Fleming, when returns, he will pay the deposit and take possession of the firm live birds and egg. After 1 year of Fleming returned, at the time when they were 109 live birds increased due to hatching of eggs out of 10,000 he had left and 15,000 eggs. Mr. Stephen agreed to return 1 lakh live birds and 10,000 eggs only. अब ऐसे केस के अंदर क्या है, यहाँ पे राइट्स मांग सकता है क्या वो, मतलब क्या उससे मांग सकता है सामने वाले व्यक्ति से? बोलो जल्दी से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मांग सकता है, क्योंकि क्या हुआ है, एडिशन एक्रीशन हुआ है और एक्रीशन के केस में बिल्कुल यहाँ पे मांगा जा सकता है। एक बार रीड करो, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है, जुलाई 21 में आया था। कंसेप्ट सेम है बट क्वेश्चन का तरीका अलग है। चलो देखिए, पक्का आओ। अब देखो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, सेक्शन नंबर 168 एंड सेक्शन नंबर 169 कि जो लॉस्ट गुड्स हो जाते हैं, गुड्स कहीं खो जाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 168 एंड 169 के अनुसार। तो ऐसे केस में देखिए, as per the provisions of section 168 and 169 of Indian Contract Act, the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred to preserve the goods and find out the true owner। मतलब क्या बोला जा रहा है, वो केस नहीं कर सकता। जैसे देखो यार, आपके गुड्स कहीं खो गए, मेरे को मिला, अब मैं ट्रू ओनर आपको ढूंढ रहा हूँ, अब वो मैंने कुछ ना कुछ पैसे खर्चाऊंगा ना, तो मैं वो पैसे देने के लिए लायबल रहने वाला हूँ क्या? नहीं, वो पैसे देने के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? उस पैसे के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। But if the finder of goods can ask for reimbursement of expenditure incurred for preserving of goods and searching of, मैं आपको बोल सकता हूँ मुझे reimburse करवा के वो चाहिए। अगर आप मना कर दो तो मैं गुड्स को मैं गुड्स को स्यू, ये मतलब मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन क्या गुड्स को रख सकता हूँ अपने पास? यस, रिटेंशन जरूर रख सकता हूँ गुड्स का। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखो फर्दर, वेयर एनी रियल ओनर हैज अनाउंस्ड एनी रिवॉर्ड, अगर उसने रिवॉर्ड वगैरह कुछ अनाउंस किया है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं वो रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। द राइट टू कलेक्ट रिवॉर्ड इज प्राइमरी एंड सुपीरियर राइट इवन मोर देन द राइट टू सीक रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये प्राइमरी राइट यहाँ पे आ जाता है। अब देखो, द फाइंडर दो हैज नो राइट, फाइंडर दो हैज नो राइट टू सेल द गुड्स,
फाउंड इन द नॉर्मल कोर्स ही मे सेल द गुड्स इफ द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद अ रीजनेबल एफर्ट्स। मतलब क्या बोला, मैंने रीजनेबल एफर्ट्स लिया यार, लेकिन मुझे ट्रू ओनर दिख नहीं रहा, मैं खर्चा भी कर रहा, तो मैं क्या गुड्स को सेल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कब? देखो, फिर आर्टिकल पेरिशिंग नेचर के, क्या बोला, पेरिशेबल नेचर के, और दूसरा क्या, लॉफुल चार्जेस जो है ना बेटा वो 2/3 ऑफ वैल्यू, मतलब 9,000 का आर्टिकल है तो उसका 2/3 मतलब 6,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा अगर मैं कर चुका हूं उसको ढूंढने के लिए, तो मैं कहूंगा एक काम करो, खत्म करो करके चीज को। क्या बात को समझ रहे? सभी लोग बोलेंगे समझ रहे? यस। आइए, रिवॉर्ड के लिए स्यू नहीं कर सकता हूं मैं, रिवॉर्ड के लिए मैं रिटेन करके रख सकता हूँ गुड्स को। हाँ, जो एक्सपेंसेस दिया है वो जरूर ये कर सकता हूँ। हाँ, रिवॉर्ड के लिए कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए ये रख सकता हूँ मैं। समझ रहे आप बात को? चलिए आइए, देखो क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर धन्ना सेठ क्या बोला है, डिलीवर्स अ रफ ब्लू सफायर टू ज्वेलर। अब ये पर्टिकुलर लीन के बारे में बात करता है, मतलब किसी एक चीज के बारे में लीन, कोई प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आइए, टू बी कट एंड पॉलिश्ड, ज्वेलर कैरीज आउट द जॉब अकॉर्डिंगली, however now Dhanna Seth refuses to make a payment and wants his blue sapphire back. The jeweler denies the delivery of goods without payment करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर लीन में क्या अलाउ होता है क्या, कोई चीज को, अरे ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर मैंने काम किया हो और वो काम से रिलेटेड पैसा पेंडिंग है तो मैं गुड्स को रिटेन करके रख सकता हूँ, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन नंबर 170 क्या कहता है, वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग एक्सरसाइजेस ऑफ लेबर स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, ही हैज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल ही प्रिजर्व्स ड्यू रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देम। तो जब तक मेरे को उसका पैसा नहीं मिल जाता ना, तब तक क्या मैं गुड्स को रिटेन करके रख सकता हूँ क्या? हाँ, मैं गुड्स को रिटेन करके रख सकता हूँ। दस इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट, इफ द बेली by his skill or the labor improve the good bill, then he is entitled for the remuneration of such services। क्या मैं ऐसे सर्विसेज का रेम्यूनरेशन भी ले सकता हूँ क्या? ऑब्वियस सी बात है, अरे यार मैंने अगर किसी इसके ऊपर काम किया हो तो उसका रेम्यूनरेशन तो मैं मांग ही सकता हूँ ना, उसका पैसा तो मेरे को लगने ही वाला है ना, ऐसी वाली बात है। अब देखो, towards such remuneration the bailey can return the goods bailed if the bailer refuses to pay the remuneration. Such right to retain the goods bailed is a राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन, ही however does not have right to sue। क्या यहाँ पे राइट टू स्यू है क्या उसके पास? क्या वो केस कर सकता है क्या? नहीं सर, वो केस नहीं कर सकता। वेयर द बेली डिलीवर्स द गुड्स विदाउट रिसीविंग हिज रेम्यूनरेशन, ही हैज अ राइट टू स्यू द बेलर। क्या बोला यहाँ पे? डिलीवर्स द गुड्स विदाउट रिसीविंग रेम्यूनरेशन, तब केस हो सकता है, पास है तब तक नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर लेन को वेव भी किया जा सकता है। हेंस इन द सिचुएशन द ज्वेलर इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड करके, है ना। तो जब तक वो सर्विसेज रेंडर नहीं किए जाते तब तक क्या मैं यहाँ पे चीजों को खत्म कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अब आइए, अब बात हो रही है जनरल लीन के रिगार्डिंग। जनरल लीन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने स्टॉक ऑफ गुड्स पे दिया, मतलब जनरल लीन है, ऐसी कोई एक प्रॉपर्टी उसके ऊपर अटैच्ड नहीं है, तो जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरी लीन हो रही है। जैसे देखो, राधे श्याम ने बोरो किया कितना? 50,000। किससे बेटा? बैंक से, फॉर द ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लोन ऑफ 1/7/2019 अंडर एन एग्रीमेंट विच कंटेन्स अ क्लॉज दैट बैंक शैल हैव राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन ऑन द गोल्ड प्लेज विद इट। राधेश्याम देयर आफ्टर टुक अ अनसिक्योर्ड लोन, मतलब जिसके लिए उसने सिक्योरिटी नहीं दिया, कितने का? 20,000 ऑन 1/8/19 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ऑन 30/9 ही रीपेड सिक्योर्ड लोन कितने का? 50,000 एंड रिक्वेस्टेड बैंक टू रिलीज द गोल्ड प्लेज विद इट करके। बैंक ने क्या बोला कि नहीं, हम तो कंटिन्यू करेंगे लीन को, जो अनसिक्योर्ड अमाउंट है उसके लिए भी वो लीन को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो यहाँ पे जब तक तुम रिपे नहीं करते तो बैंक क्या कंटिन्यू कर सकती है क्या? हाँ बोलो जल्दी से, बैंक कंटिन्यू कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पे जनरल लीन के केस में समझना, देखो जनरल लीन जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी ले ली जाती है बैंक से, बैंक एक प्रॉपर्टी लेता है आपसे और उसके बदले आपको लोन देता है। बाद में अगर अनसिक्योर्ड लोन भी दिया ना, तो जनरल लीन फिक्स नहीं होता कि एक ही चीज पे फिक्स, मतलब जैसे 20,000 का लोन लिया पैसा गोल्ड ये लेके, है ना, मैंने गोल्ड रखा और आपको 20,000 का लोन दिया, उसके बाद 10,000 का अनसिक्योर्ड लोन दिया, तो जब तक मेरे को पूरा 30,000 नहीं आ जाता ना, मैं क्या करता हूँ, गोल्ड को अपने पास रखता हूँ। समझ रहे आप बात को? इसे जनरल लीन। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना, ये वाली बात है। पर्टिकुलर के ऊपर सामने वाला व्यक्ति मतलब बेली कुछ ना कुछ काम करता है, और जनरल लीन के अंदर ऐसा नहीं होता। जनरल लीन में वो बस एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखना चाहता है। समझ रहे? दोनों में डिफरेंस है ना। आइए, जनरल लीन
According to section number 171 of the Indian Contract Act, the bankers, factors, harbingers, attorney of the High Court or the policy brokers may, in the absence of contract to contrary, retain as a security for general balance of the accounts of any goods bailed to them, but no other person have right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is an express contract to effect. तो जब तक कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू इफेक्ट नहीं हो जाता बेटा, तब तक हम लोग क्या कहेंगे, तब तक बताइए क्या यहाँ पे राइट टू रिटेन हो सकता है क्या? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के रखा था बैंक को कि जब अब मैं 12,000 रुपये लौटा दूंगा ना, तो 12,000 या 20,000 होने के बाद मेरा गोल्ड रिलीज कर देना, तो ऐसे केस के अंदर क्या रिलीज करना होगा क्या गोल्ड को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल करना होगा। अब सेक्शन नंबर 171 देखिए यहाँ पे, ये एम्पावर करता है किसको? बैंकर को विद जनरल राइट ऑफ लीन इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पार्टी अंटिल ऑल ड्यूज आर डिस्चार्ज। तो जब तक पूरे ड्यूज डिस्चार्ज नहीं हो जाते बेटा, तब तक वो क्या बोल सकता है कि तब तक क्या वो लीन करने के लिए बोल सकता है क्या? डेफिनेटली। ठीक है, आइए, हियर इन द फर्स्ट इंस्टेंसेस बैंक अंडर एन एग्रीमेंट हैज अ राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन ऑन द गोल्ड प्लेज, जिसमें कितना बोला? 50,000, जो फुल्ली रीपे कर दिया। अब बैंक क्या इसको कंटिन्यू कर सकता है क्या लीन में? जनरल लीन में कर सकता है, समझ रहे हैं आप बात को? पर्टिकुलर लीन में नहीं कर सकता था। आइए प्लेज के बारे में चलेंगे। अब बेलमेंट हुआ, प्लेज का टॉपिक चालू होने जा रहा है, सेक्शन नंबर 172। आपको समझ में आ रहा है कि बहुत स्पीड हो जा रही है? समझ रहे हैं ना, सवाल और जवाब बस वही देख रहे हैं। आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? जैसे मुथूट फाइनेंस होता है ना, जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे को रोना, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो सोने को जब आप गिरवी रखते हो मुथूट फाइनेंस के साथ, वो उसकी वैल्यू के बराबर उससे कम आपको पैसा देता है, उस चीज को क्या बोला जाता है? प्लेज का कंसेप्ट बोला जाता है। ठीक है, यही है पूरा प्लेज का कंसेप्ट और कुछ नहीं। तो देखो इसके अंदर कौन होता है, डेफिनेशन ऑफ प्लेज क्या है? पॉनर कौन है, पॉनी कौन है? तो पॉनर मतलब एक ऐसा व्यक्ति, समझिए बात को, पॉनर मतलब ऐसा व्यक्ति जो गोल्ड को सामने वाले व्यक्ति को देता है, और जिस व्यक्ति को गोल्ड रिसीव हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉनी कहते हैं। और ये पूरे कंसेप्ट को प्लेज बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए, the bailment of the goods as a security for the payment of debt or the performance of the promise is known as pledge. The bailer is known as the pawner and the bailee is known as the pawnee. ठीक है, चलिए आइए उसके बाद, since the pledge is a special kind of bailment, all essential of the bailment are also essentials of the pledge. Apart from that, characteristics of pledge are कौन सा? सबसे पहला, देयर शैल बी अ बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द पेमेंट। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्लेज क्या होते हैं बेटा? गुड्स होते हैं। गुड्स प्लेज शैल बी इन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए गुड्स प्लेज। और उसके बाद देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिलीवरी ऑफ गुड्स आने चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। अब यहाँ पे जो हमने गुड्स को प्लेज किया है, क्या उसके पास राइट टू रिटेन होता है क्या? हाँ, जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को पूरा पैसा नहीं लौटा देते, क्या वो व्यक्ति रिटेन करके रख सकता है गुड्स को? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मिस्टर अविनाश वांटेड अ लोन फॉर एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस फ्रॉम एबीसी बैंक. Mr. Avinash has pledged the stock of his business to obtain the loan from bank. However, expansion business did not reap and the desired results, and the Avinash was not able to repay. Now, ABC banks want to retain the stock for adjustment of their loan. Advise ABC bank whether they can retain the entire stock for adjustments of their loan and also for the payment of interest. Give your answer as per the provisions of Contract Act 1872. Now, according to section 173 of Indian Contract Act 1872, a pawnee can retain the goods pledged not only for payment of debt but also for performance of promise, but for interest of debt or for necessary expenses incurred by him in respect of the possession of preservation of goods करके ऐसी वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और इसको बेच के क्या लोन के पैसे को भी एडजस्ट किया जा सकता है क्या? वो भी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब देखो 178A, प्लेज बाय द पर्सन इन द पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई व्यक्ति होता है बेटा जिसके पोजेशन में गुड्स है और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो प्लेज कर डालता है। जैसे देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब CUFM का एक्सरसाइज होता है, मतलब कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे केस में मैंने गुड्स लिया सामने वाले के ऊपर प्रेशर डाल के, और मैंने उस गुड्स को प्लेज करा दिया, और सामने वाले व्यक्ति ने गुड फेथ में मेरे से गुड्स लिया, तो मैं क्या कहूंगा? ये वाली चीजें वैलिड है क्या? अरे बिल्कुल वैलिड है यार, 100% वैलिड है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 19,
Prisha acquired a valuable diamond at a very low price by a voidable contract unless the provisions of under the provisions of Indian Contract Act. ठीक है, the voidable contract was not resigned. तो जब तक voidable contract resigned नहीं होता, it continues to be valid. आइए उसके बाद Prisha pledged the diamond with Mr. Vikas. इज दिस द वैलिड प्लेज? क्या ये वैलिड प्लेज होने वाला है क्या? तो मैं कहूंगा आपके साथ ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होने वाला है, क्योंकि ये गुड फेथ के अंदर किया गया है. समझ रहे हैं आप बात को? यस सर. देखो सेक्शन नंबर 178 ए क्या कह रहा है? वेयर द पॉनर हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेज बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या होता है? वॉइडेबल under section 19 or 19A, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, the pawnee can acquire a good title of the goods pledged करके ऐसी वाली बात है. जब क्या होना चाहिए? वो गुड फेथ में होना चाहिए. ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20. Shyam at the request of Govind sells goods which were in the possession of Govind. However, Govind has no right to dispose such goods. Shyam did not know this and handed over the proceed of sale to Govind. Afterwards, Manohar, who was the true owner of goods, sued Shyam and recovered the value of goods. In the light of the provisions of the answer, is Govind liable to indemnify Shyam for the payment to Manohar करके? और दूसरा, what will be liability of Govind if the goods are prohibited drug करके? ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन को करेंगे हम लोग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आ जाओ पढ़ो एक और बार क्वेश्चन को, पढ़ो आराम से रीड करो. चलो चालू करें. लिखो एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन 178 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. प्रोविजन पहला, वेयर मर्केंटाइल एजेंट is with the consent of owner in possession of goods or document of title of goods any pledge made by him when acting in ordinary course of business of mercantile agent shall be valid as if he were expressly authorized by owner to do the same. बराबर, to do the same. उसके बाद सेकंड, pawnee must have acted in good faith
good faith, must have acted in good faith. And has not at time of pledge notice that pawner has no authority to sell. कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसने नोटिस नहीं करना चाहिए। गुड फेथ में काम करो, मतलब ऐसे वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, अब आ जाइए, अब लिखो फर्दर इट shall be noted that पहला, possession of goods must be with consent of the owner. जो पोजेशन है गुड्स का वो किसके कंसेंट से होना चाहिए? ओनर के कंसेंट से। ठीक है, आइए, इफ possession has been obtained dishonestly or by trick, a valid pledge cannot be affected. वैलिड प्लेज क्या अफेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं सर, वैलिड प्लेज कैन नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, आइए सेकंड, प्लेजी शुड नॉट हैव नोटिस about defective title. Pledgee should not have notice about defective title. ठीक है, यस, चलो इतना हुआ। अब आप ये कंक्लूजन को एक बार पढ़िए, ये वाले 2 कंक्लूजन को पढ़िए। 1 मिनट में आया मैं।
चलो करें चलिए देखो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सृष्टि acquired a valuable diamond at a very low price of a voidable contract under the provisions of Indian Contract Act 1872. The voidable contract was not rescinded. Srishti pledged the diamond with Mr. VK. Is this a valid pledge under Indian Contract Act करके? तो क्या आप लोग valid pledge इसको बोल सकते हैं क्या? बताइए मुझे जल्दी से. एट वेरी मतलब सिंपल सी बात है, अवॉइड नहीं किया तो वैलिड प्लेज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. इधर पॉनी हैज राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज करके, क्या वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, जब तक उसका डेट और डेट के साथ साथ, और क्या बोला गया, डेट के साथ साथ जब तक किसका रीपेमेंट नहीं होता बेटा, डेट के साथ साथ इंटरेस्ट दोनों का रीपेमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाके भैया हम आपको क्या देंगे, आपको रीपेमेंट करेंगे. अब देखिए व्हाट आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, तो उसके बारे में डिफरेंसेस यहाँ पे बताए गए. एक बार रीड करो फटाफट इसको. बेलमेंट में हम लोग कुछ ना कुछ गुड्स के ऊपर काम करने के लिए कभी भी देते हैं, समझ रहे. जैसे गाड़ी मेरी खराब हो गई, मैं सर्विसिंग वाले को दूं, तो गुड्स का मेरा इंटेंशन है गुड्स को रिपेयर करने का, है ना, ऐसी वाली चीज है. मैं पूरे नोट्स लिख के खुद से बनाए हैं कि मतलब सर या मैम किसी से ऐसा लेक्चर्स देख के पूरे, तो बहुत समय लगाऊंगा आपको. अच्छा, तो आपने कौन से रेगुलर बैच से किए थे? हाँ मतलब पहले ना. हाँ हाँ, अभी कहाँ से करेंगे, एक ही बार करता है इंसान जीवन में लेक्चर रेगुलर. अरे अलग ही करते, मैं तो देखा हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं करने का. एक बार पढ़ लिया ना तो भाई जिनसे पढ़े ट्रस्ट पे पढ़ो ना, फिर पहले पढ़ते फिर दूसरा, अरे यार ये टॉपिक है. हाँ वो मेरे को वही तो नहीं समझता, ऐसा बार बार अलग अलग क्यों पढ़ना है, एक से ढंग से पढ़ो बढ़िया से. फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो फिर उतना ये रखो ना खुद के ऊपर कि अपन कर सकते हैं करके चीज़ों को. हाँ मैंने तो लिखवाया वो पूरा. अच्छा आपने, आप थे क्या क्लास में रेगुलर से, आप किए हो क्या? अच्छा हाँ, जो भी है रिकॉर्डिंग करो या कुछ भी करो, करा तो है ना. अच्छा 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 अच्छा. हाँ मैं वही सोचा कि यार मुझे ऐसा ध्यान है मतलब कि लिखवाया हो तू, मैंने तो मैं इसलिए पूछा उनसे कि उन्होंने लिखा है क्या करके पूरा. हाँ हाँ नहीं तब तो मैं आया भी नहीं था, मैं तो बाद में चालू किया. अभी ये तो मेरा पहला रेगुलर बैच है, इससे पहले वाला तो दूसरा ही था मेरा, ये एकदम पूरा रेगुलर फुल फ्लेज बैच है. हाँ मेरा अलग कोर्स है. हाँ स्टार्टिंग वाला हूँ मैं, बराबर. चलो एजेंसी से चालू करें, बोलो ना. आइए एजेंसी की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखो क्या बोला जा रहा है, हु में एम्प्लॉय एन एजेंट. तो अपन लोग क्या बात कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति एम्प्लॉय मतलब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है. तो देखो फॉलोइंग आर द एज पर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, और दूसरा हु कैन अपॉइंट एन एजेंट करके. ठीक है देखिए, तो एजेंट का मतलब क्या हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉय करता है किसी और को टू डू एनी एक्ट और अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन करके. मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है कौन सी चीज के लिए, कि वो डील करे थर्ड पर्सन के साथ, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट यहाँ पे कहते हैं. कौन व्यक्ति एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो मेजर हो, क्या वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है. यस देखो आप, एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है, मेजर और साउंड माइंड वाला. किसको एजेंट अपॉइंट करना है वो डिफरेंट कथा है, समझ रहे. आइए who may be an agent. तो सेक्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, A अपॉइंट्स M a minor as his agent to sell his watch for a cash at a price not less than 700 रुपए से नीचे मत बेचियो करके एजेंट के लिए. अब M sells it for 350, मान ही रहा M भी. अब इज द सेल वैलिड, क्या हम लोग इसे वैलिड सेल कह सकते हैं क्या? बिल्कुल. एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ एम एंड डी रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या ये वैलिड सेल होगा, बोल दीजिए मुझे. यस सर, एजेंट कुछ भी कांड करे उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, सिंपल सी बात है ना. तो एक बार गो थ्रू करेंगे यहाँ पे जल्दी से. डन.
चलिए अब देखो, एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी करके। अब मिस्टर यादव, अ कार्गो ओनर, चार्टर्ड अ वेसल टू कैरी अ कार्गो ऑफ अ wheat फ्रॉम अ फॉरेन पोर्ट टू चेन्नई। द वेसल गॉट स्ट्रैंडेड ऑन अ रीफ इन अ सी 300 miles अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन करके। द शिप्स मैनेजिंग एजेंट साइंड अ सैल्वेज एग्रीमेंट फॉर मिस्टर यादव। द गुड्स वेयर व्हीट बीइंग पेरिशेबल। अब गुड्स क्या है यहाँ पे, पेरिशेबल नेचर के व्हीट है ना, ऐसी वाली चीजें यहाँ पे आ रही है। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, चलिए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। अब सुनो, अब सुनो, being perishable, the salvors stored it at their own expenses. Salvors intimated the whole incident to the cargo owner. Mr. Yadav refused to reimburse the salvor as a ship owner, being the bailey of the cargo, who was liable to reimburse the salvor until contract has been unterminated. Referring to the provision of Indian Contract Act, do you acknowledge or decline the act of salvor as a agent of necessity for Mr. Yadav करके मुझे बताइए। देखो यार, कभी कभार क्या होता है, एक व्यक्ति है ना, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है, उससे ज्यादा भी एजेंट काम कर सकता है, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। देखो यार, जहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल का पैसा बच सकता है, और प्रिंसिपल को पैसा बचाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक्सीड भी कर जाऊँ अपनी अथॉरिटी तो भी चलता है, तो ऐसे केस के लिए प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में यहाँ पे बोली जा रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर मैं यहाँ पे लू डिसीजन और मैं खर्चा करूँ तो क्या मैं लायबल रहूंगा? अरे यार भैया, लायबल रहना ही है। आइए चलो, सेक्शन 189 क्या कह रहा है, डिफाइन करता है एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as it would be done by the person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो similar circumstances के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है। अब in certain circumstances, person who is entrusted with another's property may have incur unauthorized expenses to protect or preserve it. This is called an agency of necessity। मतलब क्या कि कभी कभार कोई व्यक्ति अनअथराइज एक्ट्स को भी कर सकता है। अनअथराइज मतलब अथराइज एक्ट से ज्यादा कुछ करना, तो वो भी एक्ट्स को कर सकता है। बिल्कुल, कब? जब उसको जरूरी लग रहा हो प्रिंसिपल के पैसे बचाने के लिए, उसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखो, hence in the above case the salvior has implied authority from the cargo owner to take the cargo or to take care of cargo. They acted as an agent of necessity on the behalf of cargo owner. Cargo owner were duty bound towards the salvior. Salvior is entitled to recover agreed sum from Mr. Yadav and not from ship owner। किससे कर सकता है? यादव से कर सकता है, शिप ओनर से नहीं कर सकता, ऐसी वाली बात है। सर क्वेश्चन 4 देखेंगे, व्हाट इज द एजेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के केस में एजेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी होती है? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड टू कॉन्स्टिट्यूट वैलिड इमरजेंसी, गिव योर आंसर्स करके। तो देखो, सबसे पहले एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट, वो बात ना कर सके प्रिंसिपल से, उसको खुद को डिसीजन लेना है। दूसरा, एक्चुअल या डिफिनिट कमर्शियल नेसेसिटी यहाँ पे हो सकती है। एक्ट यहाँ पे बोनाफाइड होना चाहिए। उसके बाद एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल कोर्स को। और उसके बाद क्या बोला गया? दे हैव बीन इन द पोजीशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल विच आर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स है ना, उस चीज से रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो, राहुल अ ट्रांसपोर्टर वॉज एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टोमेटोज फ्रॉम रूरल फार्म टू अ सिटी बाय अश्विन। Due to heavy traffic, Rahul was stranded for more than 2 days. Rahul sold the tomatoes below market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that the tomatoes may perish. उसने बेच दिया टमाटर। अब देखो, कैन अश्विन रिकवर द लॉस फ्रॉम राहुल ऑन द ग्राउंड दैट राहुल हैज एक्टेड बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। बोले आपने अपने अथॉरिटी से ज्यादा जाके काम किया है, तो क्या यहाँ पे चीजें होने वाली है क्या? नहीं सर। देखो, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, क्या बोल रहा है यहाँ पे? एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी के केस में। आइए 189, an agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from the losses, या जो भी उसको लॉस वॉस हो रहा है ना, वो सारी चीज के रिगार्डिंग इन हिज प्रिंसिपल दैट, जो भी अगर प्रिंसिपल भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस में जो डिसीजन लेता, क्या ये व्यक्ति भी वो डिसीजन ले सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। अब देखो, इन इंस्टेंट केस द राहुल एंड एजेंट वॉज हैंडलिंग पेरिशेबल गुड्स जैसे कि tomatoes and can decide the time, date and place of sale, not necessarily as per instruction of Ashwin, the principal, with intention of protecting Ashwin from losses.
अब हियर राहुल एक्ट्स इन एन इमरजेंसी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सो अश्विन विल नॉट सक्सीड अगेंस्ट रिकवरिंग द लॉसेस। क्या यहाँ पे अश्विन सक्सीड करने वाला है क्या? नहीं सर, अश्विन यहाँ पे सक्सीड नहीं करने वाला है। अब देखो सेक्शन नंबर 192, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो जो सब एजेंट को अगर हम लोग प्रॉपरली अपॉइंट करते हैं और अगर वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो भैया मेरी क्या लाइबिलिटी आने वाली है उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो comment on the following, principal is always not bound by the acts of sub agent। ठीक है, देखिए the statement is correct। normally sub agent is not appointed since the delegation of power by an agent given to him by the principal, है ना, मतलब प्रिंसिपल के पास कुछ पावर आया होगा, वो उसको डेलीगेट करे, ये कोई बात हो गई क्या? तो डेलीगेटी कभी भी डेलीगेटर नहीं बन सकता, ऐसी वाली बात है। द गवर्निंग प्रिंसिपल इज डेलीगेट कैनॉट डेलीगेट, मतलब डेलीगेटी कैनॉट डेलीगेट, ऐसा होना चाहिए वो। ठीक है, ओके सर। हाउएवर देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जहां पे वो अपॉइंट कर सकता है एजेंट को, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे वो अपॉइंट कर सकता है या किया जा सकता है। In case of the proper appointment of sub-agent by virtue of 192 of Indian Contract Act, principal is bound by and is held responsible for the acts of sub-agent. The relationship is treated as if the sub-agent is appointed by principal himself, जैसे principal को उसने खुद ने ही अपॉइंट किया है, ऐसी वाली बात है। However, if the sub-agent is not properly appointed, अच्छा आपने properly अपॉइंट नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर क्या एजेंट अपॉइंटिंग सब-एजेंट, मतलब अपना एजेंट वो अपॉइंट कर रहा है ना, तो वो लायबल, ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। तो सब एजेंट कुछ भी करे उसके लिए लायबल हमारा एजेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब बात की जा रही है सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या वैलिड चीज होती है क्या? बिल्कुल। देखो हम किसी व्यक्ति को कहते हैं भाई तू मेरे लिए एजेंट ढूंढ ले, जैसे देखो यार अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सॉलिसिटर से या मैं अपने लॉयर से कहता हूं कि मुझे है ना अपनी प्रॉपर्टी बिकवाना है, मुझे उसके लिए ना प्रॉपर कोई एक पर्सन को ढूंढ दे, नीलामी जो करके दे उस चीज के रिगार्डिंग। तो मैंने यहाँ पे अपने एजेंट से कहा कि तू क्या कर, मेरे लिए एक एजेंट ढूंढ के दे जो डायरेक्टली मेरे से बात करने वाला है, बराबर है ना। तो वहां पे उस चीज के रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के रिगार्डिंग बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो क्वेश्चन 6, मिस्टर भल्ला इंस्ट्रक्ट्स अमन अ मर्चेंट टू बाय द शिप फ्रॉम हिम। Aman employs the ship surveyor of the good reputation to choose a ship from Mr. Bhalla. The surveyor makes the choice negligently and ship turns out to be unseaworthy and is lost. Now Mr. Bhalla holds Aman responsible for the same. Examine as per the provisions of contract act whether Aman is responsible to Bhalla. क्या अमन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाला है क्या भल्ला के टुवर्ड्स? बताइए मेरे को जल्दी से। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। होने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आओ देखो। According to section 194 of Indian Contract Act 1872, when an agent holding an express या implied authority to name another person to act for the principal in the name of business of agency has named another person accordingly, such person is not sub-agent but an agent of principal for such part of business of agency entrusted to him करके। ठीक है, अब देखो further as per the section 195 in selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise same amount of discretion as a man of ordinary prudence will exercise करके। ठीक है, ओके सर। and he thinks and he is not responsible for the principal for the acts या negligence of the agent got selected। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंपल सी बात है यार, अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट कर लेता हूँ ना, तो उसके इनकंसिस्टेंसी या उसके नेग्लिजेंट के कारण जो नुकसान होने वाला है उसके लिए मैं, मतलब एक जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाला है। अब समझ गए बात को? ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। आइए अब नेक्स्ट वाली चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे, सेम वाली चीज रहने वाली है।
हो गया है, देखिए चलो चलिए सेक्शन 200 पे आ जाओ। रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैनॉट इंजोर थर्ड पर्सन। क्या बोला जा रहा है? रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। देखो, नवीन ओन्स अ बिग कार एंड हैज लीज्ड हिज कार टू मिस्टर स्यूजी। The lease agreement is terminable on 3 months notice. Mr. Bhalla, not being authorized by Mr. Naveen, demands on the behalf of Mr. Naveen delivery of car and gives notice of termination of the lease agreement to Mr. Suzy, who was in the possession of car at that time. Examine Mr. Naveen can ratify the, क्या यहाँ पे नवीन ratify कर सकता है ऐसे एक्ट को बेटा, जो सामने वाले को इंजोरी देके उससे डैमेजेस ले सके करके, ऐसा कुछ रैटिफिकेशन अलाउ है क्या? नहीं, ऐसा रैटिफिकेशन, समझो बात को, आप ऐसा देखो, आप चीज़ों को रैटिफाई कर सकते हो। आपका एजेंट जो आपके बिहाफ में काम करता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे समझिए बात को, हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, हम लोग रैटिफाई कर सकते हैं उस एक्ट को, लेकिन हम लोग ऐसे एक्ट्स को रैटिफाई नहीं कर सकते। कौन से वाले? जो क्या दे, जो इंजरी या सामने वाले व्यक्ति से डैमेजेस खींचे, वैसे इसको हम लोग रैटिफाई यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, according to section 200, act done by one person on behalf of another such that other person authority which if done in the authority would have effect of subjecting third person to damages or terminating any right of interest to third party cannot by ratification shall have such effect करके, ratification से ऐसा effect आप नहीं दे सकते। ठीक है, in other words, when the interest of third party is affected, the principle of ratification does not apply. Ratification cannot relate back to the date of contract if the party has intervening time acquired rights करके, मतलब आप यहाँ पे ratification दूसरे चीजों का नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात है। Thus, in the instant case, the notice cannot be ratified by Naveen so as to the binding on the CUC करके, तो उस नोटिस को आप यहाँ पे क्या रेटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं सर, वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन 10 पे चले, एक बार रीड करो, ऐसे 200 पे ही है वो, अपना सेक्शन 200 पे ही है वो, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग दूसरे मतलब ये कर लेंगे, टर्मिनेट ही कर देंगे आज। हो गया, चलो, इजी है ये, तो इजी है मेरे हिसाब से, ये वाली चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं जाती है जनरली। ठीक है, तो लगभग हमने लॉ के अंदर इतने 2 दिनों में हमने 40 मार्क के ऊपर का ही कवरेज किया है, बट ठीक है, अच्छा सेशन हो जाए, मतलब अगर इतने कवरेज हो जाए फटाफट तो बढ़िया बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 15 मार्क का आता है, तो लाइटली मत लीजिएगा इसको, शॉर्ट 15 मार्क का आता है बिल्कुल, तो फटाफट मार्क्स आपको देके जाता है ना, ईजी तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलो।